अशोक सर, आप ही बताइए कि क्या लग रहा है आपको कि सीबीआई और ईडी सीडीएस की तर्ज पर जो एक नया पद क्रिएट किया जा रहा है कि सीबीआई और ईडी दोनों का एक बॉस होगा और ये दोनों के बॉस संजय मिश्रा होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि सीडीएस का मामला तो रक्षा मंत्रालय के जो 3 विंग है इंडियन आर्मी के, जो उन रक्षा मंत्रालय के अधीन है, उनके अधीन कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया गया। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन वो है ईडी है, और डीओपीटी यानी कार्मिक मंत्रालय के अधीन सीबीआई है। इन दोनों के ऊपर जो सीआईए होगा, सीआईओ होगा, वो किस मंत्रालय के अधीन होगा और कैसे काम करेगा? अशोक सर, आप ही बताइए कि कैसे काम करेगा दो अलग अलग मंत्रालयों के बीच। देखिए, ये बात बड़ी ऑब्वियस है अभिषेक कि ये सरकार अब लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। 2024 में यदि ये सरकार रिपीट होती है तो संविधान समाप्त होगा, ये अब गारंटी लगने लगी है। ऐसा क्या है मिश्रा जी में जो मजबूरी हो गई सरकार की कि सरकार उनके लिए एक पद क्रिएट कर रहे हैं? बताया जाता है कि ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद के समान, यानी उस तरीके से है, लेकिन इन तीनों पदों में बहुत फर्क है। सीडीएस जो है वो कोई अपॉइंटमेंट बाहर का नहीं, ये तीनों आर्मी चीफ में से जो सीनियर होता है वो सीनियरिटी के हिसाब से उनका चीफ बनता है। वो तीनों के बराबर होता है, लेकिन सीनियर होने के नाते एक एज उनको मिलती है, उनमें कोई ज्यादा बवाल नहीं होता। दूसरा जो है डिफेंस, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है और जब सत्ता में सरकार आने के बाद जब उसकी अपनी एक विचारधारा होती है, उसका एक अपना एजेंडा होता है, उसका एक अपना घोषणा पत्र होता है, लोगों ने उसको सत्ता में लाया है। लाने के बाद उनके हिसाब से वो एक एडवाइजर नियुक्त करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनके अंडर दो अंतरराष्ट्रीय जो वो एजेंसीज काम करती है, इंटेलिजेंस एजेंसी, जो हमारे दुश्मन राज्य है, जो हमारे दुश्मन है, उनके ऊपर नजर रखती है, चाहे रॉ हो या दूसरी इंटेलिजेंस यूनिट का हो, उनका भी कोई टकराव नहीं। लेकिन ये जो नया पद जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया, ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? ये दो अलग अलग मंत्रालय के यूनिट है। इतना ही नहीं, ईडी और सीबीआई, इसका फॉर्मेशन भी अलग अलग है। सीबीआई ये राज्य तय करती है कि मेरे यहां काम करे या ना करे। कई राज्यों ने प्रस्ताव पारित करके सीबीआई को बैन किया है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे ही सीबीआई उस राज्य में इन्वेस्टिगेशन करती है, ये हमने देखा है। ईडी के ऊपर कोई ऐसा बंधन नहीं है, लेकिन ईडी और सीबीआई ये दोनों एजेंसीज पे कई बार आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। सीबीआई के बारे में तो ये तक कहा गया था कि ये सोने के पिंजरे की चिड़िया है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। एक बार तो ये समय आ गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई का कामकाज अपने अंडर ले लिया था। ये भी हमने देखा जब टकराव होने लगा था। ईडी क्या कर रहा है, कितना सिलेक्टिव है, ये पूरा देश देख रहा है। ईडी के चक्कर में कैसी सरकारें, जहां बीजेपी चुनाव हार जाती है वहां सरकारें बनती है, ये भी हमने देखा है। ये कोई जनता से छुपा हुआ नहीं। ईडी के डायरेक्टर को लेके बार बार उनको एक्सटेंशन देने के इशू पे जब सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक आदेश पारित किया कि ये ईडी को अब एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए, इनको रिटायर्ड हो जाना चाहिए। जैसा कि आपने कहा, सरकार गिरगी आई, फिर इनको एक्सटेंशन मिला। जो ईडी ने उसके बाद जो एक संविधान बेंच ने एक नई एक ये दिया, एक अपना व्यवस्था दी है। वो व्यवस्था कुछ क्या थी? वो व्यवस्था ये थी कि यदि जब भी ईडी का डायरेक्टर नियुक्त होगा तो उसकी चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन या बड़े पार्टी का नेता होगा। ये उन्होंने यूं ही नहीं किया। गोखले कमेटी की एक रिपोर्ट आई, उसके बाद 255वां जो लॉ कमीशन रिपोर्ट थी, लॉ कमीशन की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में इसको अनुबंधित किया गया, इस सरकार को सजेस्ट किया कि ये करो, करिए आप। उसी का आधार लेके संविधान बेंच ने ये व्यवस्था दी। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक बिल लाया। वो बिल ये कहता है कि इसमें प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट का एक मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा। उन्हीं के प्रधानमंत्री के ही गुरु ने जो व्यवस्था दी थी, उन्होंने एक पत्र लिखा था मनमोहन सिंह को, उनमें उन्होंने राज्यसभा लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन, एक प्रधानमंत्री और उच्च न्यायालय, ऐसी व्यवस्था दी थी। तो ये तमाम व्यवस्थाओं के बीच में जब सरकार ने ये देखा कि हमने एक बिल लाया राज्यसभा में
और उस बिल के तहत हम चीफ जस्टिस को इसमें से निकाल रहे हैं। हो सकता है कि ट्रांसपेरेंसी के नाम को या संविधान के बेसिक ढांचा के नाम पे ये बिल सुप्रीम कोर्ट रोक दे यदि कोई कोर्ट में गया तो उसके लिए आगे की व्यवस्था देखते हुए उन्होंने एक अपॉइंटमेंट क्रिएट की। अब इसमें कितना क्लैशेस है, दो अलग अलग मंत्रालय है और इसमें जो उनका काम बताया है वो ऑपरेशनल सुपरविजन है। अब ऑपरेशनल सुपरविजन एक बहुत ग्रे एरिया है। ऑपरेशनल सुपरविजन में वो क्या करेंगे, वो ये बताएंगे ईडी और सीबीआई को किस पे रेड करनी है, ये बताएंगे कि किसके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी है, ये बताएंगे कि किस, क्योंकि ये ऑपरेशनल में आता है और उनकी अपॉइंटमेंट, उनके खर्चे, ये जो है ये सारा चीज उसको करेंगे। और ये जो चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है CIO, ये प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे। यानी इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री कार्यालय ईडी और सीबीआई पे नियंत्रण रखना चाहता है। ईडी और सीबीआई ये रॉ एजेंसी नहीं है, ये IB नहीं है, इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं है, ये एयरफोर्स, नेवी या आर्मी नहीं है। ये दो अलग एजेंसीज है, दो देश के अंदर एक एजेंसी, इसमें इन मनी लॉन्ड्रिंग, और अभी तो दीपक जी बताएंगे कि ईडी और सीबीआई का कामकाज क्या क्या है। ये दोनों के इंटरेस्ट क्लैश होते हैं, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन करने के लिए सरकार ने कहा इस कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्या है, या SK मिश्रा को अपने अपॉइंटमेंट पे बरकरार रखना है, SK मिश्रा को सेवा में रखना है, या इन दोनों का कोऑर्डिनेशन है। नाम इन दोनों का कोऑर्डिनेशन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काला अध्याय है, ये देश के प्रजातंत्र और लोकतंत्र में काला अध्याय है। ये दोनों इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देश के अंदर काम करती है, देश के बाहर नहीं काम करती। जब देश के अंदर काम करेगी तो वो तमाम विरोधियों को नेस्तनाबूद करने का प्रयास करेगी। मैं इसको हिटलर का एक नया रूप उभरता हुआ इस देश में दिखाई देता है। जैसा नाजी एक पार्टी उभरी जर्मनी में, और उन्होंने धीरे धीरे ऐसा ही करते हुए पूरे वहां लोकतंत्र को खत्म कर एक तानाशाह बिठा दिया था, और फिर उसके बाद पूरे विश्व को उसका किस्सा मालूम है। ऐसा ही एक मुझे लगता है तानाशाही प्रवृत्ति क्या हमारे यहाँ जन्म ले चुकी है, और वो धीरे धीरे अब अपने पूर्ण रूप प्राप्त करने पे आदाम है। ये कम से कम इस नए अपॉइंटमेंट के बाद तो मुझे लगता है।